जी स्क्रीन शेयर हो रही? जी सर हो रही है। तो ये जस्ट रिपोर्ट एक है किसी प्रोजेक्ट की जो मैं आपसे जस्ट ऑब्वियसली आपने कोई भी डॉक्यूमेंट देखा होगा तो सबसे पहले आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट्स है। इसमें मेनली आपको फ्रेमवर्क तय करना है। तो आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स पहले लिखने चाहिए कि आप क्या क्या चीज़ें इसमें रिपोर्ट में लिखेंगे। ऑब्वियसली किसी भी रिपोर्ट का जो पहला चैप्टर होता है वो इंट्रोडक्शन ही होता है। इसमें हम जैसे मैंने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल यही फॉलो करेंगे सारे हेडिंग, ये बहुत ही कम्प्रीहेंसिव शायद हो। बहरहाल एनीवे अगर कोई करना चाहे तो आई विल अप्रिशिएट। जियोलॉजी एंड साइज्मिसिटी, किसी भी एरिया की अगर हम बात करें तो जियोलॉजी आप उसकी डिस्कस कर सकते हैं ब्रीफली। ये मेरा ख्याल कोई ऐसा इशू नहीं है। आप नेट पे जाके फॉर एग्जांपल अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर की जियोलॉजी हम इजीली देख सकते हैं। तो यू मस्ट एड्रेस दिस पार्ट के लाहौर की जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से फॉर्म हुई है और किस किस्म की सॉइल जो है वो इस एरिया में मौजूद है। तो एक ये हो सकता है, ठीक है ना। फील्ड एंड लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस या रिसर्च क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन मेथडोलॉजी के नाम से आप हेडिंग दे सकते हैं, जिसमें मेनली यू हैव टू कवर द फील्ड एक्टिविटीज कि आपने क्या क्या फील्ड में किया गया है, और लेबोरेटरी जो टेस्टिंग की गई है उसके टेस्ट का मेंशन करना पड़ेगा। एंड आई वुड से कि ब्रीफली आप उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब भी करें, अगर इसमें शायद ना किया हो। प्रोफेशनल रिपोर्ट में हमें मेथड को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बट एट योर एंड इट्स मेनली एकेडमिक पर्पस है, तो थोड़ा सा आपने उसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद जैसे जो टेक्निकल एवेल्युएशंस हैं कि आपने बेस्ड ऑन द फील्ड एंड लेबोरेटरी डाटा आपने एवॉल्व करना है आपकी साइट को, कि बेसिकली कि आपका साइट के ऊपर ग्राउंड प्रोफाइल क्या है और उसके जियो टेक्निकल डिज़ाइन पैरामीटर्स आपने क्या सिलेक्ट किए हैं फॉर द फॉलोइंग जो एनालिसिस किए जाएंगे। Recommendations for foundation design, this is the major part of your report। तो यही पर्पस है किसी भी साइट के ऊपर ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन का कि आप जो फाउंडेशन वहाँ पे कंस्ट्रक्ट होनी है उनकी रिकमेंडेशन दी जाएंगी विद रिगार्ड टू इट्स बेयरिंग कैपेसिटी एंड सेटलमेंट एटसेट्रा। ये कुछ सब हेडिंग्स हो सकते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड अर्थवर्क्स, अगर particularly this becomes very important when the site includes some earthwork like filling or sometimes excavations in the form of basements etc. So then we have to address the excavations, and also the compaction is major part कि आप बहुत सारी जगह के ऊपर फिलिंग कर रहे होते हैं, तो क्या फिलिंग किस तरह से की जाएगी, whether it's just a dumping of soil or it has to be a very controlled filling. So and then you have to specify the limits for the compaction etc. and some recommendations and of course some limitations you have to mention for your report कि जी ये limitations का जिक्र करना बहुत ज़रूरी होता है for your safety you can say। मेन जो रिपोर्ट है उसमें मेन आपकी फाइंडिंग्स होती हैं, जो आपका बैक एनालिसिस है, जैसे आपने बहुत सारे एनालिसिस किए होते हैं तो आपके पास बोरहोल लॉग्स हैं, लेबोरेटरी के टेस्ट रिजल्ट्स हैं, इंडिविजुअल बेशुमार चीज़ें जो हैं वो अपेंडिसेस में आपका अपेंडिक्स ए टेबल्स वगैरह हो सकते हैं, बी सॉइल प्रोफाइल्स जो कि हम ड्राइव कर लेते हैं फ्रॉम द बोरहोल्स, देन द इंडिविजुअल बोरहोल लॉग्स आर टू बी देयर, लेबोरेटरी टेस्ट्स जितने भी किए गए हैं उनका डाटा भी आपको अपेंडिक्स में पेश करना है। तो ये स्टैंडर्ड वे है किसी भी डॉक्यूमेंट को फ्रेम करने, लिस्ट ऑफ फिगर्स टेबल्स। जैसे बात हुई थी कि इंट्रोडक्शन, अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करूं तो ये कोई सीमेंट फैक्ट्री का कोई वेस्ट हेड रिकवरी प्रोजेक्ट था, वेस्ट जो आ रहा है उसको हैंडल करने के लिए। मेनली आपको उसका पर्पस बताना है, साइट कहाँ पे है, किसको काम मिला है, बेसिक चीज़ें हैं। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि जी आपकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो दैट कंप्राइजेस हाउ मेनी बोरहोल्स, टेस्ट पिट्स एटसेट्रा, like this. Any other informations which the reader wants to know about your project. Purpose and scope of work, obviously we have to mention के
आपकी इन्वेस्टिगेशन का मेन पर्पस क्या है। जैसे आपके केस में है बेसिक पर्पस तो यही है कि हमने बेयरिंग कैपेसिटी एवेल्युएट करनी है और जो टेक्निकल डिज़ाइन पैरामीटर्स इवॉल्व करने हैं फॉर द साइट। तो स्पेसिफिकली आप कह सकते हैं जैसे इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम के आपको पोटेंशियल हैजर्डियस कंडीशंस इंक्लूडिंग द साइज्मिसिटी, लिक्विफेक्शन, स्लोप इंस्टेबिलिटीज अगर एक्सकवेशन है या हिली एरिया है, प्रेजेंस ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स लाइक एक्सपेंसिव सॉइल, फ्लेक्सिबल सॉइल्स एंड सो ऑन। मींस कि साइट की जो पोटेंशियल है फॉर डिफरेंट यू कैन से एक्टिविटीज उसका जिक्र करना या उसको इन्वेस्टिगेट करना या एड्रेस करना ज़रूरी है। अगरचे बात चीज़ें हम बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ही आंसर दे देते हैं इस पार्ट का। Determination of subsurface stratigraphy, soil and rock within the influence zone of the proposed construction. Physical and engineering characteristics हमें soil या rock जो भी है वहाँ पे strata और आपको जो technical analysis perform करने हैं for different foundations, and the purpose is to get the bearing capacity for shallow foundations, and if heavy loads are expected to deep foundations, फाइल्स की कैपेसिटी भी मालूम करनी है। तो स्कोप ऑफ वर्क जो पर्टिकुलरली आपने ऑप्ट किया है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे कि ड्रिलिंग ऑफ फॉर एग्जांपल इन दिस केस 13 बोर होल्स टू दिस मच डेप्थ। अगर टेस्ट पिट्स हैं उसका जिक्र करेंगे। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट वाज परफॉर्म एट इंटरवल ऑफ से 1 मीटर और व्हाटएवर इट इज। कलेक्शन ऑफ अनडिस्टर्ब एंड डिस्टर्ब सैंपल्स, लेबोरेटरी टेस्टिंग के बारे में आप बताएंगे। प्रेपरेशन ऑफ जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी आपके स्कोप का हिस्सा है, विच शुड इंक्लूड बट नॉट टू लिमिटेड दिस एस्पेक्ट कि आपको उसकी साइज्मिसिटी असेस करनी है, लिक्विफेक्शन वगैरह, बेयरिंग कैपेसिटी, सेटलमेंट्स, डी फाउंडेशंस के केस में जो भी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे लिस्ट डाउन कर सकते हैं। ये नॉर्मली इंट्रोडक्शन में आप जियोलॉजी एंड साइज्मिसिटी, जैसे मैंने कहा कि इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में आपको थोड़ा बताना है। कुछ एस्पेक्ट जैसे मैंने कहा कि चूंकि ये साइट हिली एरिया में थी तो जो आपके आसपास वहाँ पे माउंटेन्स हिल्स हैं तो आपको थोड़ा उनके ऊपर भी ऑब्जर्वेशन देनी है। पर्टिकुलर जैसे लिखा हुआ है कि जिस एरिया में ये काम हुआ है फेयरली ग्रेवल ग्राउंड है और इसमें किसी किस्म का स्लोप्स वगैरह नहीं है, तो लिहाजा कोई ऐसा मसला नहीं है स्लोप इंस्टेबिलिटी का। साइज्मिसिटी मींस के आपका जो साइट है वो उसकी लोकेशन क्या है। साइज्मिक मैप हमारे पास अवेलेबल होता है पाकिस्तान में भी। आप जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की साइट पे जाएं तो वहाँ पे जो फॉल्ट लाइंस हैं उनका भी एक पैटर्न है, ठीक है जी। तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। जैसे हम अर्थक्वेक लिक्विफेक्शन की बात कर रहे थे तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो साइट है किसी मेजर फॉल्ट से कितनी दूर है और उसके ऊपर जो अर्थक्वेक है उसकी इंटेंसिटी पास्ट में क्या आ चुकी है। तो ये इंफॉर्मेशन नेट से या अवेलेबल हो सकती है। थोड़ा सा जिक्र करना इनका ज़रूरी है। जैसे आपका जोन कौन सा है ये तो मैंने आपको पिछला दफा शेयर भी किया हुआ है। इस तरह हमें जो हमारी साइट है उसका एक साइज्मिक सॉइल प्रोफाइल क्लासिफिकेशन जो है वो हमें करनी पड़ती है बेस्ड ऑन द डाटा। 3 थिंग्स आर इन्वॉल्व इन दिस एवेल्युएशन। द शेयर वेव वेलोसिटी, ये साइज्मिक सर्वे से अगर किया हो तो होता है बट रूटीन टेस्टिंग में शायद ये हमारे पास मौजूद नहीं है। एन एवरेज एसपीटीएन रेजिस्टेंस इन द टॉप 30 मीटर्स, तो ये हमारे पास ये डाटा जैसे है। अनड्रेन्ड शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल, ये भी अगर आपके पास कोहेसिव सॉइल्स के केस में ये डाटा मौजूद होता है। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट से हम ये मालूम कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तान बिल्डिंग कोड का एक टेबल है। इसी तरह यूनिफॉर्म बिल्डिंग कोड का भी सिमिलर ऑलमोस्ट टेबल है। आई वुड रिकमेंड कि आप उसका भी टेबल देखें। यू कैन जस्ट डाउनलोड, ऑलमोस्ट इससे मिलता जुलता है। तो आप इसमें ये देख सकते हैं कि 6 जो है ना वो साइज्मिक सॉइल प्रोफाइल्स हैं SA to SF। अकॉर्डिंगली आपने ये बताना है, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल डिजाइन में बाद में हमें ये जो सॉइल की टाइप है SA SD ये बताना ज़रूरी होता है। इससे रिलेटिव फिर आप
साइज्मिक डिज़ाइन के लिए कुछ कोफिशिएंट्स सिलेक्ट किए जाते हैं बेस्ड ऑन द सॉइल टाइप। तो जो टेक्निकल रिपोर्ट में इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो ज़रूरी है। दैट इज़ वेरी सिंपल, कोई इतना इशू नहीं है। अगर हमारे पास डाटा है तो मेनली आप देख सकते हैं कि 3 जो पैरामीटर्स हैं, शीयर वेव वेलोसिटी का अगर डाटा है तो आप इससे क्लासीफाई कर सकते हैं, जो कि जनरली कम होता है। SPTN वैल्यू आपके पास है और अनड्रेन्ड शीयर स्ट्रेंथ कोहेसिव सॉइल्स के केस में बेस्ड ऑन अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर SPTN वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 50 है, रिफ्यूजल की सिचुएशन है, और कोहेसिव सॉइल्स में अगर आपके पास ये डाटा SU का है तो ये भी 1 टन के करीब तकरीबन बनता है, टन पर स्क्वायर फीट। तो उस सूरत में हम कह सकते हैं कि आपकी जो सॉइल है इट्स क्लासिफाइड एज S/C। जेनेरिक नेम उसका वेरी डेंस सॉइल और सॉफ्ट रॉक उसको रेट किया जाता है। इसी तरह से अगर आपका N वैल्यू जो है 15 to 50 है और बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं अगर हैं, तो स्टिफ सॉइल प्रोफाइल है SD। जनरली हमारा प्लेन एरिया में आप SD के में फॉल करते हैं अगर 15 या उससे ज़्यादा है वैल्यू, और हो सकता है कि जैसे आपके केस में मोस्ट ऑफ द केस SPTN वैल्यू सरफेस के करीब ऊपर वाले टॉप 10 फीट में मे बी 15 से कम ही हो, तो SE, ठीक है जी, सॉइल प्रोफाइल्स। SF जो है वो एक्चुअली सॉइल रिक्वायरिंग साइट स्पेसिफिक एवेल्युएशन। अगर कोई आपकी साइट के ऊपर कोई इशू है, सॉफ्ट ग्राउंड कंडीशंस हैं या कोई अबनॉर्मल फिल शिल है, तो उस सूरत में हम सॉइल को SF भी क्लासीफाई कर देते हैं कि आपको साइट के ऊपर जो है वो अकॉर्डिंगली एवेल्युएट करना। ये फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर साइट में आप देख सकते हैं कि ये क्लासिफिकेशन दी हुई है। एवरेज थिकनेस इन मीटर 0 to 5, 5 to 15, 15 to 35। तो तीनों केसेस में SD जो है वो सॉइल का प्रोफाइल क्लासीफाई हुआ होगा। लिक्विफेक्शन पोटेंशियल लास्ट टाइम बात हुई थी कि आप SPTN की बेस के ऊपर कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर साइट के ऊपर और जो है वो कोहेसिव सॉइल्स, क्लेई सॉइल्स हैं, तो वी नीड नॉट टू परफॉर्म एनी एनालिसिस। तो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन सिंपली आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि जी जनरली ये जो फिनोमिना है इज एसोसिएटेड विद, लास्ट टाइम बात हुई थी कि 3 कंडीशन होनी जरूरी है। फाइन सैंड should be in loose condition and if it is saturated. So loose, saturated, fine sand is prone to liquefaction. The subsoil at the subject site within top 30 meters are cohesive soil which exist in stiff to hard condition. I hope stiff condition आपको पता है, SPTN वैल्यू जनरली 10 से ज़्यादा है, अगर 9 से तो उसको हम stiff और hard 30 plus हों। So therefore, the subsoil in the project area are not prone to be liquefied due to the earthquake shaking. तो इस वे हम इस एस्पेक्ट जो है वो इसको हमने एलिमिनेट कर दिया या कोई ना कोई। इसी तरह से कोलैप्स पोटेंशियल इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जो फाउंडेशंस को डिस्टर्ब कर सकता है। ये नॉर्मली विंड ब्लोन सॉइल जो लूज सैंड्स हैं उनके केस में हो सकता है कि अगर आपकी सॉइल लूजली प्लेस हुई है और उसकी हनीकॉम्ब टाइप स्ट्रक्चर बन गई है, तो ड्यू टू सम cementation और प्रेजेंस ऑफ कोहेसिव सॉइल टेम्परेरीली ग्राउंड या सॉइल जो है वो रिलेटिवली पोज कर रही है आपका हार्ड यू कैन से बिहेवियर, बट इट्स कोलैप्सिबल मीन्स कि इफ इट इज सैचुरेटेड दैट स्ट्रक्चर में कोलैप्स। तो इट मीन्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इस तरह की साइट के ऊपर देखने के लिए कि आप बिल्डिंग प्लेस करने से पहले अगर उसमें कोई इस तरह का पोटेंशियल है तो उसको भी पहले ख़त्म किया जाए। मीन्स कि आप स्ट्रक्चर उसकी कोलैप्स कर सकते हैं प्रायर टू प्लेसिंग द स्ट्रक्चर। तो जैसे मैंने कहा कि ये भी विंड ब्लोन सॉइल जनरली सैंडी सॉइल के केस का फिनोमिना है, और इसका अगर हमें कोलैप्स टेस्ट कर सकते हैं हम लेबॉर्ट्री में, तो अकॉर्डिंगली इसमें भी अगर इस तरह की कुछ चीज़ generally aeolian wind blown soils which are silty sand, fine sand deposited under the wind actions are prone to collapsible potential. तो जनरली अगर हम बात करें तो हमारा ये जो साउथ की तरफ प्लेन एरिया है पंजाब में,
साहिवाल, पाड़ा और उससे आगे मेनली मुजफ्फरगढ़ और ये जो थर का एरिया है, तो ये एरिया जहाँ पे आपकी मेनली सैंड डिपॉजिट्स हैं, तो उनको कंसिडर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वाक एंड की जगह और वैसे भी कोहेसिव सॉइल्स है, तो ये उसी तरह से इसके ऊपर भी एक ऑब्जर्वेशन दे दी गई है। स्वेलिंग सॉइल, अगर आपको याद हो, हमने ये भी शायद शुरू में बात की हो, दिस इज अनदर वेरी मेजर थ्रेट टू द शैलो फाउंडेशंस फॉर कोहेसिव सॉइल्स, क्ले सॉइल्स। अगर सॉइल आपकी CH क्लासिफाई हो रही हो, आई होप अभी तक याद होना चाहिए कि CH सॉइल जो है वो हाई प्लास्टिक क्लेज हैं, जिनका लिक्विड लिमिट जनरली 50 प्लस और PI की वैल्यू 20-30 प्लस हो, उस सूरत में इसके लिए पर्टिकुलर सॉइल टेस्ट भी है लेबोरेटरी में, बट बेसिक डाटा की बेस के ऊपर भी हम उसको एवेल्युएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में कहा गया है कि जी आपकी जो सॉइल है वो Cl है एंड द लिक्विड लिमिट वेरीज falling between 27 to 33 and PI is between 6 and 13. तो जनरली अगर PI की वैल्यू 20 प्लस है तो हमें सस्पेक्ट होता है कि इस किस्म का इसमें पोटेंशियल हो सकता है। वी नीड टू थोड़ा उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। मे बी ड्यूरिंग कंसोलिडेशन टेस्ट हम उसका स्वेल टेस्ट भी कर सकते हैं, बट अगर आपके लिमिट्स लो प्लास्टिक शो कर रही हैं तो आप कह सकते हैं कि जी इस किस्म का कोई पोटेंशियल जो है वो आपकी ग्राउंड में नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें 1 by 1 हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। बाद दफ़ा जो मेन रिपोर्ट होती है ना, उसमें जो क्लाइंट है या डिज़ाइनर है उसकी तरफ से TOR भी दी जाती हैं कि आपने ये एस्पेक्ट्स जो हैं वो एवेल्युएट करने हैं। तो शायद ये ज़्यादा उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आंसर किया गया है। तो एनीवे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारी चीज़ें आप फॉलो करेंगे। जस्ट आई वांट टू गिव यू सम ओवरव्यू। जो हो सकता है ज़रूर इसको आप कंसिडर करें। फील्ड एंड लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस, तो फील्ड इन्वेस्टिगेशंस हमने कुछ डिस्कस किया हुआ है, उसके मुताबिक आप अपने हिसाब से कुछ करें। जो डाटा अगर आपके पास है, किस तरह से बोर होल हुआ है, उसके बारे में थोड़ा बता दें। मीन्स के जैसे इस केस में आपको फील्ड इन्वेस्टिगेशन कहाँ पे हुई है, उनका बोर होल, डिफरेंट बोर होल की डेप्थ बताई जा सकती है, उनका एलिवेशन अगर मीन सी लेवल से हमें पता है, कोऑर्डिनेट्स पता है, और बिल्डिंग एरिया किस एरिया में है। जैसे इस केस में डिफरेंट एरियाज मार्क हुए थे, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि एरिया 1 और 2 में, 1 और 3 में, और दिस। तो ये एक लोकेशन बताई गई है। मैप भी हो सकता है आपके पास, उसके ऊपर भी लगाई जा सकती है। ठीक है, ड्रिलिंग ऑफ बोर होल्स के बारे में थोड़ा SPT टेस्ट एक बहुत ही कॉमन टेस्ट है, बार बार किया जाता है, तो उसके बारे में जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन हैं वो जरूर लिखें। सॉइल सैम्पलिंग की गई है, किस तरह से सॉइल सैंपल लिया जाता है। डिस्टर्ब सैंपल जनरली आर द पार्ट ऑफ SPT टेस्टिंग, और UDS शेल बाय ट्यूब्स के जरिए लिए जा सकते हैं। लेबोरेटरी टेस्टिंग, जितनी आपने लेबोरेटरी टेस्टिंग की है उनकी लिस्ट हम दे सकते हैं। प्रेफरेबली आई वुड रिकमेंड कि आपके केस में ज़रूर ASTM रेलेवेंट, ASTM हर मेथड का ज़रूर लिखें। इनका ब्रीफ थोड़ा प्रोसीजर आपके केस में आपको देना चाहिए कि ग्रेन साइज एनालिसिस है तो जनरली किस तरह किया जाता है और उसमें कितनी की सॉइल ली जा सकती है। मैंने वेरी ब्रीफली जो सेलिएंट फीचर्स हैं ज़रूर एलैबोरेट कर दें। लेबोरेटरी टेस्टिंग जो है उनकी एक समरी भी बाद दफ़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो ये बताया हुआ है कि कोहेसिव सॉइल्स अप टू 4 to 5 मीटर्स, उनकी कंसिस्टेंसी जो है वो मीडियम स्टिफ टू स्टिफ है, और सॉइल फ्रॉम 5 to this इस तरह की है। ग्रेन साइज एनालिसिस, सॉइल जो है वो Cl है, लिक्विड लिमिट्स इस रेंज में हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट हुआ है तो उसकी क्या वैल्यूज हैं। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, आपके पास 100 to 350 किलो पास्कल जो है वो अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट है। कंसोलिडेशन टेस्ट हुआ है तो उसकी CC और जो भी पैरामीटर्स हैं, क्योंकि जहाँ भी कोहेसिव सॉइल्स हैं हमें कंसोलिडेशन सेटलमेंट करनी पड़ेगी, तो ऑब्वियसली हमें ये पैरामीटर चाहिए होंगे। तो ये
लेबोरेटरी टेस्टिंग का पार्ट है। जो टेक्निकल एवेल्यूएशंस बेस्ड ऑन द लेबोरेटरी और फील्ड, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास पीछे हमने डिस्कस की होंगी, जो हमारे पास डाटा है उसके बेस पे स्ट्रेटिग्राफी इज द सॉइल प्रोफाइल स्टार्टिंग फ्रॉम ग्राउंड अप टू द इन्वेस्टिगेटेड डेप्थ। उसको हम प्रोफाइल की शक्ल में भी दिखाते हैं, जस्ट टेक्स्ट के अंदर आप मेंशन कर सकते हैं लाइक 0 to 5 मीटर जो है वो आपकी सॉइल्स। डिस्क्रिप्शन में जनरली उसका कलर मेंशन कर देते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी क्या है, मीडियम स्टिफ टू स्टिफ, लीन क्ले, सिल्टी क्ले विद ट्रेस कॉन्क्रीशन, एसपीटीएन वैल्यू की रेंज क्या है 5 to 20 ये है, और ये साथ बताया भी हुआ है सॉइल प्रोफाइल ऑन द लोकेशन दिस ये अपेंडिक्स में बोर होल दिए गए हैं और प्रोफाइल दिए गए हैं। तो आप डिटेल देखने के लिए आप रेफर कर सकते हैं या करेंगे डेफिनेटली कि फलां अपेंडिक्स में ये चीज़ें मौजूद हैं। जो टेक्निकल डिज़ाइन पैरामीटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी साइट के लिए जैसे हम बात कर रहे थे, आप एक जनरल पैरामीटर्स भी हो सकते हैं, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट के लिए विच इज यू कैन से कवरिंग अ लार्ज एरिया, तो पूरे एरिया के लिए हम एक पैरामीटर नहीं ले सकते। आप बिल्डिंग वाइज, एरिया वाइज, बोर होल वाइज आप जो है वो पैरामीटर्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इस पर्टिकुलर केस को देखें तो रिकमेंडेड डिजाइन पैरामीटर्स वर्सेस डेप्थ और एरिया 1 2 3, ये वो एरिया है जो बिल्कुल साथ साथ हैं, एडजॉइनिंग है, ठीक है जी, और उनमें ये बोर होल के नंबर दिए हुए हैं। तो इनकी बेस के ऊपर या ये स्ट्रेटम 1 है 0 to 4 मीटर, 4 to 10 मीटर, 10 to 20 मीटर, 20 to 30 मीटर्स। सॉइल की क्लासिफिकेशन क्या है, एसपीटीएन वैल्यू, डिज़ाइन एवरेज वैल्यू आप ले सकते हैं। बल्क यूनिट वेट आपको अगर आपके पास यूटीएस से है या बेस्ड ऑन एसपीटीएन वैल्यू है आप डिसाइड करेंगे। जनरली ये वैल्यूज आप ना भी अगर हमारे पास बॉडी टेस्ट हो तो एसपीटीएन की बेस पे हम वर्कआउट कर सकते हैं। अनड्रेन्ड कोहेजन की वैल्यू आपको बेस्ड ऑन लेबोरेटरी एंड एसपीटीएन वैल्यू, ठीक है जी। इसी तरह से अनड्रेन्ड और ड्रेन्ड, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, पाइल डिज़ाइन के लिए अगर आपको वो ये कुछ पैरामीटर्स चाहिए, एडहेजन फैक्टर है, इलास्टिक मॉडुलस है, पॉइजन रेशियो है, तो ये जनरली बेस्ड ऑन एन वैल्यू ही लिए जाते हैं। कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है ना, एम बी, ये तो हमने लास्ट टाइम एनालिसिस किए थे, तो ये वैल्यू भी आपने सेलेक्ट कर ली, ठीक है ना। तो सिमिलरली फॉर अदर एरियाज दीज पैरामीटर्स कैन बी डिफरेंट बेस्ड ऑन, तो ये डिफरेंट एरियाज के लिए डिफरेंट टेबल्स दिए हुए हैं, और डिफरेंट एरिया के लिए जब आपको एनालिसिस करेंगे तो उसमें ये रिस्पेक्टिव ग्राउंड पैरामीटर्स जो हैं वो आपको इधर से सेलेक्ट करने हैं। तो ये ग्राउंड वाटर टेबल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन बहुत इंक्लूड करने की ज़रूरत है कि आपका ग्राउंड वाटर टेबल वहाँ पे मॉनिटर किया गया है तो उसकी क्या स्टेटस था, ये आप लिखेंगे। फाउंडेशन डिज़ाइन का जो पार्ट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिकली कोर है ये आपकी रिपोर्ट का। तो हमें जनरल डिज़ाइन क्राइटेरिया हमारे जहन में ज़रूर होना चाहिए, जैसे हम बात करते रहे हैं कि देयर मस्ट बी एन एडिक्वेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट shear failure called regional shear failure. The factor of safety against shear failure is generally taken as 3 है। ये एक क्राइटेरिया है कि आपका ग्राउंड shear में फेल नहीं होना चाहिए। The settlement should remain within limit. In case of shallow foundations, the general settlement limit is 25 millimeters for spread footings and mats for 50, और ये डिफरेंट भी हो सकती है, क्लाइंट या डिज़ाइनर आपको स्पेसिफाई भी कर सकता है, बट फॉर जनरल पर्पस तो ये हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर पाइल डिज़ाइन, क्योंकि इसमें पाइल डिज़ाइन भी है तो वो भी मेंशन किया हुआ है। स्टार्टिंग फ्रॉम कि आपको फाउंडेशन टाइप और डेप्थ के बारे में ज़रूर बताना है बेस्ड ऑन दी सॉइल प्रोफाइल, और लुकिंग एट आप एक डेप्थ जो है वो शैलो फाउंडेशन के केस में आप एक मिनिमम डेप्थ भी होती है, और टाइप ऑफ फाउंडेशन जो है वो आप ज़रूर बताने पड़ेगी हमें। जैसे आपको तो मैंने कहा हुआ है कि आपने ऑल फाउंडेशंस की जो है ना वो इंक्लूड करना है कि आइसोलेटेड फुटिंग होनी चाहिए, स्ट्रिप होनी चाहिए, रैफ्ट होनी चाहिए, वो तो एनालिसिस पर्पस के लिए। लेकिन फॉर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स हम इस तरह लिस्ट डाउन नहीं कर सकते,
हमें बताना है उन्होंने स्पेसिफिकली कि आपके प्रोजेक्ट के लिए किस किस्म की फाउंडेशन जो है वो होनी चाहिए, ठीक है ना। उसमें ऑप्शन बाज़ दफ़ा वो कह देते हैं कि जी आप क्योंकि बहुत बड़ी बिल्डिंग में किसी जगह आपके पास आइसोलेटेड फुटिंग देनी पड़ेगी, किसी जगह आपका बड़ा एरिया है तो मैट होगा, तो इसलिए इन अ वे सारी फाउंडेशंस बाज़ दफ़ा इंक्लूडेड होती हैं। इस पर्टिकुलर केस में तो TOR के फॉर्म में दिया हुआ था कि आपने ये भी देना है, ये भी देना है, ये भी देना है। तो अलाउएबल बेयरिंग प्रेशर्स फॉर शैलो फाउंडेशंस, तो ये आपके पास जैसे बात होती रही है कि आपने एनालिसिस करना है और बेस्ड ऑन जो भी आप मेथड कर रहे हैं वो आप यहाँ पे बताएंगे कि जी हमने शेयर बेस बेयरिंग कैपेसिटी तरजागी की इक्वेशन से डिटरमिन किया है और सेटलमेंट के लिए हमने ये मेथड अप्लाई किया है। तो जैसे मैं आपको बताया था इस तरह का आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जनरली किया जाता है कि डेप्थ ऑफ द फुटिंग 1 मीटर, 1.5 मीटर और 2 मीटर। तो ये क्योंकि हमें पता नहीं है कि इस वक्त एग्जैक्ट फुटिंग की डेप्थ क्या होगी, तो ये पूछा भी यही गया कि आप डिफरेंट डेप्थ के लिए बेयरिंग कैपेसिटी दें और डिफरेंट बी वैल्यू के लिए। फॉर एग्जांपल ये आइसोलेटेड और स्टिफ फुटिंग्स हैं 1 मीटर, 1.5 मीटर्स, 2 मीटर्स, 3 मीटर्स और डेप्थ। तो ये आपने एक्चुअली ये 130 जो है आपको बाहर एक फिगर नजर आ रही है और मेरा ख्याल है इस इतना पढ़ने के बाद आपको थोड़ा अंदाजा हो गया होगा कि ये सिंपली एक 130 नहीं है। इसके लिए आपने दो एनालिसिस किए हैं। आपने डेप्थ ऑफ फुटिंग 1 मीटर ली है और विड्थ 1 मीटर ली है और तरजागी की या दूसरी बेयरिंग कैपेसिटी यूज करके आपने शेयर बेस्ड बेयरिंग कैपेसिटी डिटरमिन की है। इस केस के लिए आपने सेटलमेंट फिक्स करते हुए प्रेशर डिटरमिन किया है और मिनिमम वैल्यू को आपने यहाँ पे लिखा है। तो इसलिए इट मीन्स कि हर वैल्यू जो है वो एक एनालिसिस के नतीजे में आई है। इसमें आपने दो एनालिसिस रन किए हैं, तो इसीलिए आपके पास कोई वर्कशीट होनी चाहिए ताकि क्विकली हम उसका एनालिसिस करके आगे जा सकें, ठीक है। और ये वो बेयरिंग कैपेसिटी कर्व है, जनरली हम इस शक्ल में हमें देना पड़ता है। डिजाइनर के पास अब फ्लेक्सिबिलिटी है कि इस ग्राफ से वो किसी भी विड्थ ऑफ फुटिंग के लिए और किसी भी तीन डेप्थ के लिए आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं वैल्यू। सो दिस इज द ग्रॉस बेयरिंग प्रेशर और द विड्थ ऑफ द फुटिंग, और ये आपके पास 1 मीटर के लिए, 1.5 मीटर के लिए, 2 मीटर के लिए, ठीक है जी। और ये एक हमारी assumption लिखी भी हुई है ऊपर कि बिफोर कंस्ट्रक्टिंग द फुटिंग द सबग्रेड शुड बी कंपैक्टेड टू 95% मॉडिफाइड Proctor density and a layer of PCC at least 6 inches should be provided below the footing। तो मीन्स कि ये आप मेंशन कर रहे हैं कि ये कंडीशन फुलफिल करने के बाद आपकी ये कर्व्स जो हैं वो बेयरिंग कैपेसिटी दे रही है, ठीक है जी। तो ये इस तरह से ये मुख्तलिफ एरिया के लिए सिमिलर वर्क जो है वो ग्राफ दिए हुए हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा डेफिनेटली इसमें बेस्ड ऑन दी नेक्स्ट टाइप ऑफ द फाउंडेशन इज द रैफ्ट फाउंडेशन, ठीक है जी। आप देख सकते हैं कि बेयरिंग कैपेसिटीज की वैल्यूज ज़्यादा हैं और उसी तरह से आपने बेयरिंग कैपेसिटी कर्व्स जो हैं वो भी बना दी डिफरेंट एरियाज के लिए। रैफ्ट डिजाइन के लिए ना मॉडुलस ऑफ सब ग्रेड रिएक्शन भी एक वैल्यू चाहिए होती है, के वैल्यू। ये रैफ्ट जब हम डिजाइन करते हैं तो उसके लिए आपने पेवमेंट एंड फाउंडेशन में एक्सपेरिमेंट किया होगा प्लेट लोड टेस्ट। प्लेट लोड टेस्ट से हम के की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो दिस इज द प्रेशर ओवर डेफॉर्मेशन। तो एक्चुअली तो प्लेट लोड टेस्ट से हम ये के की वैल्यू मालूम करते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट लेने के लिए आपका जब स्ट्रक्चरल डिजाइन करते हैं रैफ्ट का तो आपको के की वैल्यू चाहिए होती है। लेकिन बाउल्स की किताब में आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक इस तरह का कोरिलेशन दिया हुआ है 20 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू क्यू अलाउएबल, कि जो आपने इस रैफ्ट के लिए अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी रिकमेंड की हुई है उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास अल्टीमेट प्रेशर आ जाएगा, ठीक है जी। और ये डिवाइडेड बाय सेटलमेंट जितनी भी 50 मिलीमीटर है उसको हम डिवाइड करके तो ये ऊपर आ गया है मीटर्स में। तो ये किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर में एक इक्वेशन आ गई है।
आपको करना क्या है कि इसमें आपने अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी किलो पास्कल में आप पुट करें तो आपके पास किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर्स में के की वैल्यू आ जाएगी फॉर 50 मिलीमीटर्स। ठीक है जी। अगर आपकी सेटलमेंट जो है वो कम होती जाएगी, फॉर एग्जांपल अगर आप 25 मिलीमीटर के लिए मालूम करना चाह रहे हैं तो ये 20 जो है वो 40 हो जाएगा। तो जैसे सेटलमेंट कम होगी ये फैक्टर बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो बाउल्स की किताब में आप काइंडली इसको देखें, ये लिखा हुआ, रेफरेंस भी लिखा हुआ है, तो आप वहाँ पे इसका बैकग्राउंड पढ़ सकते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है while you are recommending the bearing capacity for raft, तो मॉडुलस ऑफ सब ग्रेड रिएक्शन भी उस बेयरिंग कैपेसिटी के लिए हमें देना पड़ता है। तो ये जिस तरह बेयरिंग कैपेसिटी के टेबल्स हैं उसी तरह ये के एस मॉडुलस ऑफ सब ग्रेड रिएक्शन भी हर एरिया के लिए दिया हुआ है। पाइल डिजाइन, लास्ट टाइम किसी ने पूछा था कि जी पाइल के केस में बेयरिंग कैपेसिटी हम कैसे मालूम करते हैं। तो एक्चुअली पाइल के केस में हमें इंडिविजुअल पाइल का लोड, अलाउएबल लोड जो है वो हम दे देते हैं। जितना लोड आपके पास आप स्ट्रक्चर से आ रहा है तो उसकी बेस के ऊपर आप नंबर ऑफ पाइल्स डिटरमिन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 20 मीटर्स की पाइल आप कह रहे हैं 1 मीटर डाया की है तो इट कैन बियर अ लोड ऑफ से 200 टन फॉर एग्जांपल। तो अगर आपका 1000 टन लोड आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि हमें 5 पाइल्स चाहिए होंगी। तो यू विल कास्ट 5 पाइल्स विद सम स्पेसिंग और उनको आप ज्वाइन कर देंगे पाइल कैप के साथ और उसके ऊपर आपका पियर आ जाएगा। लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल दी भी थी आपको कि ऑरेंज लाइन के ऊपर आप बड़े बड़े पियर देख रहे हैं, हर पियर के नीचे 9 समटाइम्स कुछ प्लेसेस के ऊपर 12 पाइल्स हैं नीचे, तकरीबन 30 मीटर्स की ऑलमोस्ट, और दे आर कनेक्टेड विद द पाइल कैप। पाइल कैप जो है वो ग्राउंड से तकरीबन 1 से 2 मीटर नीचे एम्बेड हुई नजर नहीं आ रही और उसके ऊपर से आपने जो पियर है वो कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। तो इस तरह की इट मीन्स के पाइल के लिए इंडिविजुअल पाइल कैपेसिटी जो है वो हमें बतानी पड़ती है। इसमें आप डिफरेंट मेथड्स हैं, नेफिक का कॉमन मेथड है तो उसके लिए इस पर्टिकुलर केस में 760 मिलीमीटर, 900 मिलीमीटर और 1000 मिलीमीटर्स की डायामीटर की पाइल्स विद डिफरेंट लेंथ उनकी कैपेसिटी दी हुई है। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आप देखें पाइल डायामीटर 0.76, 0.91 मीटर्स, ये स्टैंडर्ड साइजेस हैं डायामीटर के, और पाइल की लेंथ 30 मीटर्स तक, तो ये पाइल की कैपेसिटी है टन्स में। इस तरह की कर्व्स हम दे देते हैं। ठीक है। पाइल लेंथ बिलो ईजीएल और अलाउएबल कंप्रेशन कैपेसिटी इन टन्स डिफरेंट डायामीटर्स के लिए। तो आपको जितनी भी लोड अकोमोडेट करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ से 100 टन हम अकोमोडेट कर सकते हैं। इस पाइल डाया से इससे लेंथ चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से पाइल का डिजाइन भी इंक्लूड किया जा सकता है इफ इट इज रिक्वायर्ड। परहैप्स इन योर केस इट्स नॉट रिक्वायर्ड। तो ये आपका क्या कहते हैं फाउंडेशन डिजाइन रिकमेंडेशन का पार्ट है। और इसी तरह से ये पाइल के हवाले से सम पाइल लोड टेस्ट, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के केस में हम प्लेट लोड टेस्ट शैलो फाउंडेशन के लिए और पाइल लोड टेस्ट जो है वो डी फाउंडेशन के लिए रिकमेंड किया जाता है। एंड जनरली समटाइम्स इट इज पार्ट ऑफ ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन। जब ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है तो उसी वक्त प्लेट लोड टेस्ट और पाइल लोड टेस्ट भी हो सकते हैं, उसका हिस्सा हो, ताकि आपको पता हो कि अगर आप जो पाइल डिजाइन करने जा रहे हैं, एक्चुअल पाइल आप कास्ट करेंगे साइड के ऊपर और उसको टेस्ट करके देखेंगे कि जो आपका थ्योरेटिकल एनालिसिस है और प्रैक्टिकल पाइल लोडिंग है उसमें क्या रिलेशन है, जस्ट टू वैलिडेट योर क्या कहते हैं डिजाइन। कंस्ट्रक्शन फॉर अर्थवर्क, जैसे मैंने अभी कहा था कि अगर आपकी कटिंग और फिलिंग इन्वॉल्व है साइट के ऊपर तो आपको ये चीज़ एड्रेस करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डीप एक्सकवेशन एक्सपेक्टेड है तो आपको बताना पड़ेगा कि एक्सकवेशन कैसे की जाएगी। सिर्फ सॉइल्स हैं तकरीबन 3-4 मीटर, हम विदाउट एनी स्लोप भी या विदाउट एनी सपोर्ट एक्सकवेट कर सकते हैं। एंड देन
वी नीड सम माइल्ड स्लोप एंगल्स, और इस तरह आप डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए, और ये जो किस बेस पे हमें एनालिसिस की बेस के ऊपर कुछ स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस करके अंदाजा करना पड़ेगा कि आपको रिकमेंड करना है कि आपकी जो साइड स्लोप है वो क्या होगी। फॉर एग्जांपल ऊपर से 3 मीटर्स तक कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बाद 4 वर्टिकल टू 3 हॉरिजॉन्टल, अगर आप डीप चले जाएंगे तो 1 वर्टिकल टू 1 हॉरिजॉन्टल मींस 45 एंगल पे आप, क्योंकि क्लेई सॉइल है तो इतना मसला नहीं है। कंपैक्शन रिक्वायरमेंट फॉर अर्थवर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे एरिया के ऊपर कंपैक्शन हो रही होती है, तो इट्स नॉट सिंपली डंपिंग। कंपैक्शन को चेक करना जरूरी है। कंपैक्शन तो आप करवा ही सकते हैं, लेकिन आपने ये देखना है कि स्पेक्स के मुताबिक जो है वो कंपैक्शन अचीव हो रही है लेयर्स में। तो जनरली फॉर लोड बेयरिंग एरिया जहाँ पे आपकी फाउंडेशंस आ रही हैं, तो हमारी जो रेफरेंस है कंपैक्शन का वो मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और जो आपके फ्लोर्स हैं, वॉकवेज हैं, जो बाकी एरिया हैं लाइट स्ट्रक्चर के, उसमें हम कंपैक्शन जनरली स्टैंडर्ड प्रॉक्टर मेथड से स्पेसिफाई करते हैं। तो ये जैसे लिखा भी हुआ है कि जो फिलिंग अंडर फ्लोर्स, वॉकवेज, प्लिंथ, स्लैब एटसेट्रा शुड बी 95% ऑफ स्टैंडर्ड प्रॉक्टर, फॉर रोड सबग्रेड्स मिनिमम ऑफ 95 to 100 मॉडिफाइड प्रॉक्टर। क्वालिटी कंट्रोल इन कंस्ट्रक्शन, ये कुछ चीज़ें हमें जैसे पता है आपको फॉर्मल रिपोर्ट का हिस्सा होती हैं कि आपने एम्फोसाइज करना है कि साइट के ऊपर स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं, इसी तरह से कुछ रिकमेंडेशंस और लिमिटेशंस स्ट्रक्चर की सेफ्टी के लिए, इट्स फॉर लॉन्ग लाइफ। जैसे आपने देखा होगा कि बिल्डिंग पेरीफ्री के अलोंग हम रिकमेंड करते हैं और किया भी जाता है, लेकिन आप जस्ट टू डॉक्यूमेंट के जी स्लैब जो है वो प्रोटेक्शन स्लैब स्लोपिंग अवे फ्रॉम द बिल्डिंग शुड बी प्रोवाइडेड अराउंड द स्ट्रक्चर टू रिड्यूस द इंग्रेस ऑफ वाटर टू द फाउंडेशन सॉइल। ठीक है जी, सरफेस एरिया प्रॉपरली ड्रेन आउट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बारिश हो और पूरे का पूरा पानी बिल्डिंग के आसपास खड़ा हो, तो इशू आ सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो है ना वो कुछ लिमिटेशंस। तो ये आपकी मेन रिपोर्ट का टेक्स्ट था। इसी तरह से अब आप देख सकते हैं कि आपने मुख्तलिफ टेबल्स जो हैं, ये वही टेबल है जिसको इसमें बेस मेनली बनाया गया है, एम्पिरिकल वैल्यूज फॉर फाइव रिलेटिव डेंसिटी और बेस्ड ऑन दिस एसपीटी तरजागी इम्पैक्ट। तो ये टेबल हमने एक्चुअली यूज किया है फॉर सिलेक्टिंग द वैल्यू ऑफ द यूनिट वेट और अदर, या हमने जो कंसिस्टेंसी यूज की हुई है सॉफ्ट फर्म, इस टेबल को ही रेफर किया हुआ है, तो लिहाजा ये टेबल रेफरेंस के तौर पे लगाया हुआ है। लेबोरेटरी के जो टेस्ट हैं उनकी एक तो आपके पास सेपरेट शीट तो होंगी, वो पीछे कहीं लगी होंगी, लेकिन आपको इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समरी की फॉर्म में इस तरह का एक टेबल चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल ये बोर होल 1 है, तो उसमें ये इन डेप्थ के ऊपर ये हमारे पास सीव एनालिसिस के रिजल्ट हैं, ये लिमिट के रिजल्ट हैं। ठीक है जी, ये सॉइल क्लासिफिकेशन की हुई है। तो ये एक टेबल जो है वो बहुत ही पूरी जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि ये वो लोकेशन प्लान अगर आपको मिल जाएगा तो आप बोर होल, डिफरेंट जो बोर होल हमने ये देखें एरियाज मार्क किए हुए हैं, तो इसमें हम बोर होल की कर सकते हैं। ये एक जनरल आप देख सकते हैं कि सारे बोर होल के लिए SPTN वैल्यू अलोंग द डेप्थ, फॉर जस्ट फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक तो है ना आपके पास इतने बोर लॉग हैं, हर एक में डिफरेंट वैल्यू है, तो ये इस तरह की अप्रोच के आपने डाटा को कंसोलिडेट करें ताकि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो कि आप ये प्लॉट कर सकते हैं कि आपके पास 3, 4, 5 बोर होल हैं, तो डाटा जो है वो इस तरह से उसका ट्रेंड है, और आप एक ट्रेंड लाइन लगा के आप एन को जो है वो रिलेट कर सकते हैं विद डेप्थ के। जैसे आप डेप्थ बढ़ रही है तो आपके SPTN वैल्यू बढ़ रही है। तो ये इसी तरह से लास्ट टाइम बात हुई थी कि जो बोरहोल लॉग हैं, एक तो मेन शीटें हैं बोरहोल लॉग की, लेकिन हर एरिया का सॉइल प्रोफाइल इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए आपके पास इस तरह के प्रोफाइल ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो मैं देख सकता हूँ क्विकली कि आपकी जो स्ट्रेटिग्राफी है फॉर द टॉप सॉइल इस तरह की है। उसके बाद नेक्स्ट
क्या है, नेक्स्ट क्या है। तो इस तरह से ये जितने भी बोर होल हुए हैं उनके प्रोफाइल जो है वो लगे हुए हैं। बोर होल लॉग आप देख सकते हैं, ये अब इंडिविजुअल बोर होल लॉग्स हैं, ये जस्ट इनको कोई भी फिर देखता नहीं है जब आपने डाटा कंसाइज फॉर्म में समराइज करके लिखा हुआ है, लेकिन शुड बी पार्ट ऑफ द रिपोर्ट। ये लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट्स इस वक्त मौजूद नहीं है इधर, लेकिन अपेंडिक्स में लगे होंगे साथ जो एक्चुअल टेस्ट हुए। तो ये जस्ट आपको एक मैंने ओवरव्यू देने के लिए, जस्ट फील देने के लिए थोड़ा सा आपको शेयर किया है। तो आई एक्सपेक्ट आपसे, क्योंकि ज़्यादातर लोग काम शाम भी कर रहे होंगे या प्रोफेशनल इंजीनियर बन गए हैं, कुछ लोग बन जाएंगे, तो इसी तरह से ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो ये मैंने कुछ आपको सामने फ्लैश किया। आपके पास तरफ से कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो मैं बता सकता हूँ। सर ये क्वेश्चन है कि ये जो है ना